बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 23 इकसात सुन चुके हैं। आप किस्त 24 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही हमारी वीडियो को लाजमन लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। और साथ ही हमें अपनी आरा से कमेंट बॉक्स में लाजमन आगाह किया कीजिए। मुझे लग रहा था कि अब ये सवाल बहुत अहमियत इख्तियार कर गया था, मुझे उसका जवाब तलाश करना था, तब ही असल मुजरिम मेरे सामने आते। इस दौरान में पप्पू शाह साइमा को पानी और तसल्लियां देकर चुप कराने में कामयाब रहा था। चाय बनाने के दौरान उसने इनमें से किसी का शलवार सूट पहन लिया था। हालनुमा कमरे में इनका सामान भी था, वरना सिर्फ निकर में उसे साइमा के सामने बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। अचानक वो बिफर कर उठी और इन चारों पर टूट पड़ी। वो इन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। पप्पू शाह ने मुश्किल उसे काबू में किया। इसका चेहरा सुर्ख हुआ जा रहा था और सांस बेकाबू थी। वो जिद्दोजहद करते हुए टूटे हुए अल्फाज के साथ कह रही थी, छोड़ तो मुझे, मैं मार दूंगी, मार डालूंगी इन कुत्तों को, जलील मां के यार। उसकी जुबान से नाजेबा गालियां जारी थी। वो चारों खामोश थे, इन्होंने मुजाहमत नहीं की थी। मुझे महसूस हुआ कि साइमा का इश्तियाल सिर्फ शफीउल्लाह की वजह से नहीं था, इसके पीछे और कोई वजह भी थी। तुमने इस औरत के साथ क्या किया है? मैंने अजीम से पूछा। साइमा रोने लगी थी। उसने चिल्ला कर कहा, मैं बताती हूँ इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, बस चुप हो जाओ। मैंने कहा। मैं समझ गया था कि वो क्यों इतने गुस्से और सदमे में थी। खुद मेरा खून खौलने लगा था। सिर्फ ये बताओ कि इनको सजा क्या देनी है? सजा मैं खुद दूंगी, उसने तड़प कर कहा। मुझे खंजर दो। नहीं, वो चिल्लाने लगे। पप्पू शाह ने इनके मुंह पर ठोकरें मारी और मुश्तिल लहजे में बोला, सुरमा की औलादो, अब मौत आ रही है, आवाज निकली तो गला काट दूंगा। उसने मेरी तरफ देखा। मेरा खंजर इसे दो। मैंने खंजर उसकी तरफ बढ़ाया। उसे साइमा को देना चाहा तो मैंने रोका। तुम जानते हो ये क्या करेगी? ये जो करेगी बिल्कुल ठीक करेगी, उसने जवाब दिया। मैं इसके साथ हूं। मैंने गहरी सांस ली। ऐसे नहीं, यहां बहुत शोर होगा, फिर इनको एसी वाले कमरे में ले जाना होगा। इन चारों ने मुजाहमत की थी मगर वो बेबस थे। जिसने चिल्लाने की कोशिश की, पप्पू शाह ने बेदर्दी से उसका सर बजाया था। मामला भी इन दोनों ने अपने हाथ में ले लिया था। अब ऐसा लग रहा था वो इस मामले में मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। पप्पू शाह ने इन चारों को हालनुमा कमरे में लाकर डाला तो मैं साइमा को बाहर ले आया। अजीम का कहना है, तुम जानती हो कि हुमैरा कहाँ है? मैं उसे सिर्फ अस्पताल से निकाल कर लाई थी। बाहर से वैन मौजूद थी, इसमें बिठाकर वो हमें कैनाल रोड के पास एक पार्क तक लाए। वहां से हुमैरा को दूसरी गाड़ी में बिठा कर ले गए थे और मुझे यहां ले आए। तो तुम नहीं जानती कि हुमैरा कहाँ है? मुझे मायूसी ने घिर लिया था। सही से तो नहीं पता, लेकिन एक जगह हो सकती है, उसने सोच कर कहा। मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूँ। कौन सी जगह? उधर रिंग रोड पर DHA में एक जगह है, वैसे पता नहीं बता सकती, ले जा सकती हूँ। तुम्हारे साथ ताज भी था जब तुम हुमैरा को गन पॉइंट पर लाई थी? हाँ, उसी हरामी ने तो मुझे मजबूर किया था। कैसे? शफीउल्लाह का नाम लेकर। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो शफीउल्लाह को मार देगा। जिस वक्त उसने तुम्हें धमकी दी, शफीउल्लाह को मरे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। हुमैरा को गाड़ी से उतार कर वो तुम्हें यहाँ ले आया? हाँ, यहाँ आकर मुझे अंदाजा हुआ कि अब मेरी कोई हैसियत नहीं है। गौहर शाह ने मुझे अपने इन कुत्तों के हवाले कर दिया। इसने हालनुमा कमरे की तरफ देखा। ताज के जाते ही ये मुझे दूसरे कमरे में ले आए थे। इसे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं अंदाजा कर सकता था कि वहां इस पर क्या गुजरी होगी। मैं हिचकिचाया, फिर पूछा, तुम इनके साथ क्या करने का इरादा रखती हो? उसने सरकश अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैं इन्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि आइंदा किसी बेबस औरत पर अपनी मर्दानगी आजमा सके। मैं एक लम्हे को लरज गया। यह जुल्म है, और इन्होंने जो मेरे साथ किया, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, लेकिन तुम सोच लो, ये कम से कम है जो मैं इनके साथ कर सकती हूँ, उसने कहा और पलट कर कमरे की तरफ चली गई। जब मैंने उसे देखा था तो वो बज़ाहिर ठीक ठाक लगी थी, मगर वो झूठ नहीं बोल सकती थी कि इन लोगों ने इसकी निस्वानियत की तौहीन की थी। फिर शायद उसे खामोश रखने के लिए इन्होंने इसे बेहोशी की दवा दी थी। रात के 2 बज गए थे। मैं वॉशरूम में आया और वाश बेसन में हाथ पर लगा हुआ खून साफ करने लगा। अचानक सेन की तरफ से मोबाइल फोन की आवाज आई। मैं इस तरफ आया। चारपाई पर मौजूद एक मोबाइल फोन बज रहा था। यह अजीम का था। मैंने उठाकर देखा, एक अजनबी नंबर आ रहा था, यानी कोई नाम नहीं था। मैंने उसे साइलेंट पर कर दिया। यह बंद हुआ तो चंद लम्हे बाद दूसरा बजने लगा। इस बार भी वही नंबर आ रहा था। मैंने उसे साइलेंट पर किया था कि अंदर से किसी की दबी दबी धाड़ सुनाई थी।
धाड़ तो धाड़ने वाले ने पूरी कुव्वत से मारी थी, मगर एसी की वजह से कमरा साउंड प्रूफ हो गया था। इसके 1 मिनट बाद दूसरे की चीखों पुकार सुनाई थी। साइमा ने इनकी सजा पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। मैंने नवाजों से ध्यान हटा लिया। इन लोगों ने दूसरे इंसानों के साथ जो किया था, इसकी ये बहुत कम सजा थी। मैं पोर्च में आया तो साइमा ने शायद अगले शिकार की सर्जरी शुरू कर दी थी। अब चीखों पुकार की आवाजें बढ़ गई थी। मैंने शेराड का मुआयना किया। चाबी इसमें लगी हुई थी और टैंक तकरीबन फुल था। पुरानी होने के बावजूद गाड़ी बेहतरीन हालत में थी। हल्का सा सेल्फ लगाते ही इंजन घुर्रा कर स्टार्ट हो गया। मैं सोच रहा था कि जैसे ही साइमा अपना इंतकाम पूरा करेगी, हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कॉल कर रहा होगा, जब उसे किसी नंबर से जवाब नहीं मिलेगा तो लाजमी कोई ना कोई यहाँ देखने आएगा कि क्या हुआ है। अचानक मुझे अकबी कमरे में पड़े असलहे से भरे संदूक का ख्याल आया। मैं अब तक एक अच्छे पिस्तौल के लिए परेशान था और यहाँ पूरा असलहा खाना मेरे हाथ लग गया था। मैंने सोचा और फिर जाकर वो संदूक खींचता हुआ पोर्च में ले आया। ये 1 मन से ज्यादा वजनी था, क्योंकि इसमें 4 अदद जदीद खुदकार राइफलें, 3 शॉटगन और 6 अदद पिस्तौल थे। मैगजीन और गोलियों के बक्स इसके अलावा थे। मैंने कार का भी हिस्सा खोलकर इसमें रखने का सोचा, मगर इसमें जगह नहीं थी। इसलिए मैंने आसान काम किया, तमाम असलहा निकाल कर पीछे डाल दिया। ये पेट्रोल कार थी, इसलिए अकबी हिस्सा खाली था। गोलियों के बक्स और मैगजीन्स के लिए एक टाट की काली बोरी ले आया और इसमें भरकर इसे भी वहीं डाल दिया। यूं ये मसला हल हो चुका था। मैं इस काम से फारिग हुआ था कि पहले पप्पू शाह अंदर से निकला और उसने पोर्च में आते ही उल्टी करके अपना पेट खाली कर दिया था। इसके पीछे साइमा निकली और किसी की तरफ देखे बगैर पीछे गुसल खाने की तरफ चली गई। पप्पू शाह ने हाँफते हुए कहा, मेरे खुदा, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक औरत इतनी सफाक भी हो सकती है। अभी तो तुम इसकी हमायत कर रहे थे, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। इसने बिल्कुल ठीक किया है। मैं कह रहा हूं कि इसका हाथ एक लम्हे को नहीं लर्जा था। इसने बेदुरेग इन चारों का हशर नशर कर दिया। साइमा जाती तौर पर भी इनकी जख्म खोरदा थी और वो इसके भाई के कातिल भी थी। बेशक इन चारों ने यह काम नहीं किया था, मगर वो थे तो कहर शाह के आदमी। इस लिहाज से साइमा ने बिल्कुल ठीक किया था। अगर वो इंतकामन इन्हें कत्ल कर देती तब भी हक बजानब होती। उसे गए हुए खासी देर हो गई तो मैंने पप्पू शाह से कहा, उसे जाकर ले आओ, हमें यहां से निकलना है। वो चौंका, क्यों? इनके मोबाइलों पर कोई कॉल कर रहा है और जब जवाब नहीं मिलेगा तो लाजमी कोई देखने आएगा। हम कैसे जाएंगे और कहां जाएंगे? तुम्हारे घर, मैंने जवाब दिया, इस गाड़ी में। वो बिदका, मुझे मुआफ रखो, मुझे ये चक्कर अपने घर नहीं लेकर जाना है। मजबूरी है, इसके सिवा कोई ठिकाना नहीं है। और फिर इस औरत को कहां ले जाएं? इसका भी फिलहाल कोई वाले वारस नहीं है। दूसरी गाड़ी में असला है, इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तीसरी बात यह कि तुम्हें अपनी रकम वापस चाहिए और रकम हुमैरा के पास थी। अब वो वापस आएगी तो तुम्हें तुम्हारी रकम मिलेगी। ये गलत है, उसने एहतजाज किया। तुमने कहा था कि इस कोठी में घुसने में तुम्हारा साथ दूं, वो मैंने दिया। अब मैं मजीद कुछ करने का पाबंद नहीं हूं। तुम समझने की कोशिश करो पप्पू शाह, मैंने कहा। ये लोग अब तुम्हें भी तलाश करेंगे और तुम्हें यहां से जाना होगा। जो ठिकाना है उसे फरोख्त करो और हुमैरा के आते ही मैं तुम्हारी रकम तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम जा सकोगे। इसलिए अब इस ठिकाने की कोई अहमियत नहीं है। अगर मैं इसे देख लेता हूं या इसे इस्तेमाल करता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम पसंद करो तो मैं इसे खरीद भी सकता हूं। तुम्हें ग्राहक के लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगी। मेरी इस पेशकश पर वो सोच में पड़ गया। फिर उसने बादल नख्वास्ता सर हिलाया, ठीक है, लेकिन यह कयाम ज्यादा तवील नहीं हो। साइमा हाथ और लिबास साफ करके आ गई थी, जिस पर खून लगा हुआ था, मगर इसके चेहरे और आंखों में अब भी वहशत थी। जोशी इंतकाम में उसने ये सब कर लिया था, मगर बहरहाल वो एक आम औरत थी। इसके आसाब अब जवाब दे रहे थे। मैंने उसे गाड़ी में पीछे बैठने को कहा तो वो घुटे घुटे लहजे में बोली, मेरा सर चकरा रहा है, तुम आराम से लेट जाओ, हम आगे बैठेंगे। मैं नरमी से कहा तो वो सचमुच पीछे जाकर लेट गई। पप्पू शाह ने दरवाजा खोला और भागकर मेरे साथ आ बैठा। मैंने कार बाहर निकालते हुए कहा, तुम ड्राइविंग करोगे? वो चौंका, और तुम? मैं अपनी बाइक लूंगा और तुम्हारे पीछे आऊंगा। मैंने कहा, तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ, उसने कहा और नंबर बताया। मैंने अपने मोबाइल से डायल किया और बेल थी। इसके पास बेल आ गई थी। अगर तुम कहीं आगे पीछे हो गए तो मैं कॉल करके रास्ता पूछ लूंगा। वैसे हमें जाना कहाँ है? उधर फिरोजपुर रोड पर गज्जू मट्ठा है, वहीं मेरा घर है। हमें दरमियान से जाना पड़ेगा, घूम कर जाने में तो बहुत वक्त लगेगा। दरमियान में रास्ता है, उसने कहा। मैंने शेराड कोठी के सामने रोकी, जिसमें मेरी बाइक थी। साइमा बेसुध पड़ी थी, जिसके आसाब वो सब बर्दाश्त नहीं कर सके थे जो उसने अपनी मर्जी से किया था। इस लिहाज से अच्छा था कि वो सोकर उठती तो इसकी तबीयत ठीक हो जाती। दूसरी सूरत में उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता था। ड्राइविंग सीट उसके हवाले की। भागने की कोशिश मत करना, वरना मुझे मालूम है शहनाज तुम्हारे घर का पता जानती है। ये बात इन लोगों को पता चल गई तो तुम समझ सकते हो क्या होगा। उसने होठों पर जुबान फेरी। मैं नहीं भागूंगा, मगर इधर से जाने में खतरा है।
इस वक्त पुलिस रोक लेती है, असलहे की वजह से पकड़े जाएंगे। इसकी बात काबिल गौर थी। तब तुम्हारा क्या मशवरा है? ड्राइव इन रोड पर आगे अली अकबर रोड से रास्ता निकलता है, ये गज्जू मिट्टा से जरा नीचे निकलेगा, बस तो इसी तरफ चलो, मैंने अंदर जाते हुए कहा। बाइक अपनी जगह थी। मैंने उसे स्टार्ट किया और बाहर आया। पप्पू शाह गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। मैं चंद गज के फासले से उसके पीछे चलने लगा। ड्राइव इन सड़क पर रफ्तार तेज हुई। रात 2:30 बजे ट्रैफिक बहुत कम थी, मगर ट्रैफिक पुलिस के खौफ से हमने रफ्तार को एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ाया था। अली अकबर रोड से मुड़े तो ये तकरीबन सुनसान थी, मगर नई और दो रोयाज सड़क थी। 5 मिनट बाद हम फिरोजपुर रोड पर थे और मजीद 5 मिनट बाद गज्जू मट्टा पहुंच गए। ये निचले तबके की आबादी थी, जिसमें छोटे छोटे बेतरतीब घर बने हुए थे। बाएं तरफ किसी कदर बेहतर आबादी थी और पप्पू शाह का मकान इसी आबादी में था। तकरीबन 7 मरले पर बने इस घर में सबसे अच्छी चीज उसका सहन था, जिसमें कार खड़ी की जा सकती थी, क्योंकि ये चोरी शुदा कार थी। इसकी नंबर प्लेट के बारे में मुझे 100% यकीन था कि वो जाली थी। अब शाहजी ऑटोज का मकसद समझ में आ गया था। वो इन लोगों के इस्तेमाल में मौजूद गाड़ियों की मुरम्मत और देखभाल के साथ इनकी जाली नंबर प्लेटों की तब्दीली के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। इनके लिए असल नंबर प्लेटें हासिल करना कोई मसला नहीं था। पप्पू शाह ने उतरकर दरवाजा खोला और फिर कार अंदर ले गया। सहन इतना बड़ा था कि इसमें से पहले मौजूद कार के साथ शेराड और मेरी बाइक भी आराम से आ गई थी। इस सहन में मौजूद बल्ब चलाना चाहा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। तारीकी बेहतर है, अभी हमें खासा ममनू सामान अंदर मुंतकिल करना है। मैं असलहा घर में नहीं रखूंगा, उसने इनकार किया। ओके, इसे गाड़ी ही में रहने दो, लेकिन साइमा को तो अंदर ले जाना होगा। आसपास कई 2 मंजिला मकान है, किसी ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। उसने इत्तेफाक किया और साइमा को उठाकर अंदर ले गया। इसका मकान 3 कमरों पर मुश्तमिल था। एक बड़ा कमरा सामने था जो नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। एक बड़ा कमरा लाउंज जैसा था, इसमें किचन भी था और सबसे आखिर में बेडरूम था। इसके साथ अटैच बाथ था। हैरत अंगेज तौर पर मकान बहुत साफ सुथरा और जदीद सहूलतों के साथ बना हुआ था। बेडरूम के साथ एक तरफ की दीवार में बड़ी सी खिड़की थी और इस तरफ का सारा कच्चा हिस्सा फूल तार पौधों और बेलों से ढका हुआ था। लाउंज के साथ एक छोटी सी गैलरी थी। हम रोशनी किए बगैर बेडरूम में आए और साइमा को बेड पर लिटाते ही पप्पू शाह ने वाशरूम का रुख किया था। मेरा थकन, प्यास और फिक्र से बुरा हाल था। इसमें थकन और फिक्र का मदावा मुमकिन नहीं था, मगर प्यास के लिए लाउंज में मौजूद फ्रिज में खासा सामान था। इसमें वो भी था जो जिगर में आग लगा देता है। मैंने मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली और मुंह से लगाया। जब तक वो खाली नहीं हुई मेरे मुंह से लगी रही थी। पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि मैं किस कदर प्यासा था। पानी पीकर मैंने रूबीना को कॉल की। डॉक्टर्स ने शादाब को रिकवरी के लिए जो वक्त दिया था वो तकरीबन गुजर चुका था। रूबीना ने कॉल रिसीव की। मेरी तवक्का के मुताबिक वो अस्पताल में और शादाब की सराहने थी। मेरी आवाज़ सुनते उसने कहा, शुक्र है साहब भाई, इनको कुछ देर के लिए होश आया था, मगर दर्द बहुत था तो डॉक्टर ने सुला दिया है। मगर अब डॉक्टर बहुत पुरुमीद हैं कि शादाब जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं फिक्रमंद था। उमेरा का पता चला? यहाँ अस्पताल में भी पुलिस इंक्वायरी के लिए आई थी। नहीं भाभी, लेकिन उम्मीद है जल्द मैं इस तक पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह, इस बार उसने कहा। मैंने कुछ देर और बात की और फिर मोबाइल बंद कर दिया। फ्रिज से पानी की दूसरी बोतल निकाली और साइमा के पास आया। मैं इसे जगाने जा रहा था, अगरचे उसका खुद से जागना बेहतर था, मगर मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता था। मैं जल्द अज जल्द हुमैरा तक पहुंच जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर पानी छिड़कता, पप्पू शाह अंदर से निकला और मैंने बिदक कर पिस्तौल निकाल कर उस पर तान लिया। उसने जल्दी से हाथ उठाया। ये मैं हूं। मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरे सामने एक छोटे बालों वाला क्लीन शेव नौजवान खड़ा था। इसका रंग सुर्खी माइल सफेद था और इस पप्पू शाह से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसे मैं अब तक देखता आया था। इसने गुस्ल कर लिया था और इसका चेहरा और जिस्म चमक रहा था। ये क्या तुमने मशीन फेर ली है? रोज कौन मशीन फेरे? वो विग और दाढ़ी मूछों का सेट है, उसने तौलिए से सर रगड़ते हुए कहा। वो तो बिल्कुल असली लग रही थी। नकली लगे तो फायदा, जिस्म और चेहरे का रंग कैसे बदलते हो? एक आयल है, इसे मल लेता हूँ, ये रंग को स्याही माइल कर देता है, नहाने से आसानी साफ हो जाता है। मैंने पानी की बोतल खोलकर सर्द पानी साइमा के मुंह पर छिड़का तो उसने झुरझुरी ली। दूसरी बार छिड़कने पर उसने हल्की सी चीख मारी और हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने बर वक्त उसके मुंह पर हाथ रखा, वरना शायद वो मोहल्ले वालों को उठा देती। मैंने उसका मुंह दबा लिया और उसे समझाने लगा, आराम से ये मैं हूं। इसे पूरी तरह होश में आने में कुछ वक्त लगा। वो मेरे हाथों में मचलती रही, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसका जिस्म नरम पड़ गया और आंखों में वहशत कम होने लगी। अब हम महफूज हैं, वहां से निकल आए हैं। मैंने कहा, मैं हाथ हटा रहा हूं, मगर आवाज मत निकालना। ये घर है, मोहल्ले वाले आ जाएंगे और हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मेरी बात समझ रही हो ना? उसने सर हिलाया तो मैंने उसके मुंह से हाथ हटा लिया। उसने गहरी सांस ली। मैं बहुत खौफनाक ख्वाब देख रही थी। मैं तुम्हारी कैफियत समझ रहा हूं, मैंने सर हिलाया।
मैं तुम्हें नहीं जगाता मगर मजबूरी है उस लड़की की। खां उससे पहले कि उसे कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचे, मैं उसे इन लोगों की कैद से छुड़ा लेना चाहता हूँ। उसे भूल जाओ। वो तल्ख लहजे में बोली। अगर वो जिंदा भी हुई तो बाबरू तो नहीं होगी। मेरे अंदर टीस सी उठी। मैंने बर्दाश्त करते हुए कहा, मैं बहरहाल इस तक पहुंचना चाहता हूँ, चाहे मुझे उसकी लाश ही क्यों ना मिले। वो बिस्तर से उठी। मुझे बाथरूम जाना है। बेहतर होगा तुम नहा लो, इससे तुम्हारा जहन बेहतर होगा। मैंने मशवरा दिया, और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। वो पप्पू शाह को देखकर चौंकी। ये मैं सरफराज अहमद हूँ, उसने जल्दी से कहा। इस बार मैं चौंका। लेकिन तुमने तो अपना नाम वसीम बताया था। वो मैंने झूठ बोला था, उसने छींप कर कहा। यह भी असली नाम है यहाँ? बिल्कुल असली है, आईडी कार्ड वाला, उसने कहा। साइमा वाशरूम में चली गई थी। हम लाउंज में आए। सरफराज ने एक छोटी लाइट चलाई और किचन में लग गया। इसने फ्रिज से डबल रोटी, अंडे और पनीर निकाला और सैंडविच बनाने लगा। जब तक साइमा नहा कर आई उसने सैंडविचेस तैयार कर लिए थे। उसने ट्रे मेज पर रखी और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दिया था। साइमा के बाद मैं बाथरूम गया। मैं नहाया नहीं था मगर अच्छी तरह मुंह हाथ धोया। बाजू का जख्म जहां गोली छू कर गुजरी थी अब किसी कदर तकलीफ दे रहा था और सुर्ख हुआ जा रहा था। अलबत्ता सर की चोटें ठीक थी। मैंने बाहर आकर सरफराज से एंटीबायोटिक का पूछा तो उसे दवाओं का एक बक्स फ्रिज से निकाल कर मेरे सामने रख दिया। इसमें देख लो, इसमें कई तरह की एंटीबायोटिक थी। मैंने चंद सैंडविचेस लिए और इसके बाद पानी से दवा ले ली। साइमा ने भी मुश्किल से 2 खाए थे और बाकी सरफराज साफ कर गया। फिर वो चाय निकाल लाया। उसने दूध और चीनी के बर्तन सामने रखे। सब अपनी मर्जी से डाल लो। मैंने अपने लिए सिर्फ हल्की चीनी डाली और चुस्की लेकर साइमा की तरफ देखा। हमें अभी जाना है। उसने दफी में सर हिलाया। रात में मुझे रास्ता याद नहीं रहेगा, ये खासा मुश्किल है। मैं रोशनी में ले जा सकता? सरफराज ने कहा 3:30 हो रहे हैं, 2 घंटे बाद रोशनी हो जाएगी, तब तक आराम कर लो। मुझ पर एक एक लम्हा भारी था। आराम कहाँ से करता, मगर साइमा की मजबूरी थी। वो दिन की रोशनी में रहनुमाई कर सकती थी। सूरज 5:15 बजे तक निकल रहा था और 5:30 तक खासी रोशनी हो जाती, तब हम जा सकते थे। मैंने सर हिलाया। ठीक है साइमा, तुम आराम कर लो, तुम बेडरूम में चली जाओ। सरफराज बोला। हम ड्राइंग रूम में लेट जाते हैं। मैंने दवाओं के बक्स से उससे भी एक गोली थी। ये ले लो, इससे जहन पुरसकून होता है। उसने गोली खाई और अंदर चली गई। ऐसा लग रहा था उसने खुद को हमारे और हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हम ड्राइंग रूम में आ गए। यहाँ एक छोटा सोफा सेट था मगर बड़ा हिस्सा दबेज कालीन पर मुश्तमिल था। हम तकिए लेकर उसी पर दराज हो गए। सरफराज तो चंद मिनट बाद ही खराटे लेने लगा मगर मेरी आंखों की नींद थकन के बावजूद उड़ी हुई थी और जहन में इंतजार बर्पा करने वाली सोचें आने लगी। खासतौर से हुमैरा के बारे में ऐसे खौफनाक अंदेशे आ रहे थे कि मैं घबरा कर उठ बैठा। जब तक जिस्म मसरूफ था दिमाग सोचों से खाली था, मगर अब जिस्म फारिग था तो दिमाग ने काम शुरू कर दिया और यह खासा दिल दहला देने वाला काम था। इस वक्त मुझे शिद्दत से ख्वाहिश हुई कि काश कोई सोचों को रोक देने वाला अमल होता तो मैं इसे इस्तेमाल करता। साइमा के साथ जो हुआ था उसने मुझे मजीद फिक्रमंद कर दिया था। वो इन बदमाशों के बास की साबिक दाश्ता थी और उन्होंने उसे बिला तकल्लुफ बेआबरू कर दिया, तो हुमैरा तो वैसे ही मुझसे ताल्लुक रखती थी। कुछ देर बाद मैंने उठकर वही गोली खाई जो साइमा को सुकून के लिए दी थी और 10 मिनट बाद दूसरी गोली खाई तो जरा फर्क पड़ा था। दिमाग की कारकर्दगी सुस्त हुई तो मैं लेट गया। 5:15 बजे मोबाइल ने अलार्म बजाया तो उठ के बैठ गया। सरफराज खराटे ले रहा था। मैंने बेडरूम का दरवाजा बजाया तो साइमा भी जाग रही थी। मैंने उसे कहा तैयार हो जाओ, हमें 10 मिनट में रवाना होना है। मैं तैयार हूं लेकिन गौहर शाह के तमाम लोग मुझे पहचानते हैं। तुम चादर ले लेना, मैंने कहा, इसमें चेहरा छुपा लेना। मेरे पास दुपट्टा नहीं है, चादर कहाँ से लूं? इस पर मुझे ख्याल आया कि मुझे अपना हुलिया भी बदल लेना चाहिए। मैंने सरफराज को उठाया। मुझे कोई शलवार कमीज तो अलमारी में रखी है, ले लो, उसने कहा और करवट बदल ली। उसने इजाजत दे दी थी, इसलिए मैंने बिला तरद्दुद उसकी अलमारी की तलाशी ली और इसमें हैरत अंगेज तौर पर निस्वानी मलबूसात भी मौजूद थे। इनमें से एक सफेद काटन की चादर निकाली। सरफराज का कद मुझसे 2 इंच कम था मगर शलवार कमीज में इतना पता नहीं चलता। कपड़े बदल कर मैंने खुद को आईने में देखा तो एक आम सा आदमी महसूस किया। मैं आम सा आदमी था लेकिन गुज़िश्ता चंद दिन से बहुत खास वक्त गुजर रहा था। कभी कभी खुद को फिल्मी हीरो जैसी कोई मखलूक तस्वुर करता जो दुश्मन से निमटता फिर रहा है और आखिर फतेह उसकी यानी हक की होगी और दुश्मन निस्तो नाबूद हो जाएगा। साइमा ने चादर इस तरह लपेटी कि उसके पल्लू से मुंह भी छुपा लिया। मुझे शॉटगन के मुकाबले में खुदकार राइफल ज्यादा आसान और बेहतरीन लगी थी। मैंने उसे निकाला और जरा सी कोशिश से उसके सारे फंक्शन समझ गया। राइफल और पिस्तौल के इजाफी मैगजीन लिए जो शलवार की जेब में आ गए थे और कमीज तले इनका पता नहीं चल रहा था।